क्यों चीन के लोग भारत को स्वर्ग मानते थे? क्यों चीनी लोगों को भारत चुंबक की तरह आकर्षित करता रहा? क्यों चीन के लोग चीन से पश्चिम यानी भारत की ओर दिखने वाली सभ्यता को स्वर्ग के तौर पर देखते थे? साथ ही हम इस कार्यक्रम में ये बात करेंगे कि मिडिल किंगडम यानी मध्य साम्राज्य की सोच, परिकल्पना, आकांक्षा क्या है? क्यों दुनिया चीन के बारे में सिर्फ उतना ही जान पाती है जितना कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना बताना चाहती है? क्यों चीन का अर्थ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है? चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो पश्चिम से आए साम्यवाद पर खड़ी है, लेकिन उसने दुनिया की वैचारिक हवाओं को रोकने के लिए एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी है। और प्राचीन चीन के बारे में ये भी कहा जाता है कि वहाँ इतनी भूखमरी थी कि लोग आपस में एक दूसरे को जब ग्रीट करते थे तो ये पूछते थे कि उन्होंने खाना खाया या नहीं। तब से लेकर अब जो चीन ने एक समृद्धि अर्जित कर ली है, उसकी बदौलत वो फुफकार रहा है। चीन के बारे में, चीन को जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं रंजीत कुमार जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के हिंदी अखबार नवभारत टाइम्स के डिप्लोमेटिक एडिटर रह चुके हैं। रंजीत जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। तो रंजीत जी, क्यों चीन के लोग भारत को स्वर्ग मानते थे? देखिए, चीन में भारत को स्वर्ग के तौर पर क्यों देखा जाता था, इसकी एक बहुत पुरानी कहानी है। चीन में एक किंवदंती प्रचलित रही है कि ईसा बाद पहली सदी में हान राजवंश के दौरान सम्राट मिंग होते थे। उन्होंने एक रात स्वप्न देखा कि चीन के पश्चिम की ओर एक ऐसा मुल्क है जो स्वर्ग के समान है, और उन्होंने यह भी देखा कि सम्राट भगवान बुद्ध को स्वर्ण देवता के रूप में उन्होंने स्वप्न दर्शन भी किया। तो इसके बारे में पूरी कहानी चीन के लोगों में बताई गई, और एक सम्राट मिंग ने भारत के लिए एक बड़ा शिष्टमंडल भेजा। तो माना जाता है कि इस शिष्टमंडल ने भारत का दौरा करके भारत में जो ज्ञान के केंद्र होते थे उनका भ्रमण करके जब वापस लौटा होगा चीन, तो इन्होंने भारत के बारे में जो बातें बताई होंगी उससे चीन के लोगों काफ़ी प्रभावित हुए होंगे। तो चीन में भारत को स्वर्ग के तौर पर जो देखने की सोच रही है, मानसिकता रही है, सम्राट मिंग के शासनकाल से ही शुरू हुई है। देखिए, इसके बाद से चीन से कई यात्रियों ने भारत का दौरा करना शुरू किया। 7वीं सदी में सम्राट हर्षवर्धन के काल में वेनसांग ने भारत का दौरा किया। इसके पहले 4वीं सदी में सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में फाहियान ने भारत का दौरा किया। तो इन सभी चीनी यात्रियों ने भारत का दौरा करके चीन लौट करके भारत के बारे में जो बातें बताई, जो बातें प्रचलित हुई, वो चीन को काफ़ी प्रभावित करती थी। देखिए, इन्हीं भारत आने वाले इन्हीं चीनी यात्रियों के विवरणों के आधार पर 15वीं सदी में एक किताब लिखी गई, जर्नी टुवर्ड्स वेस्ट लिखी गई। जर्नी टुवर्ड्स वेस्ट में वेस्ट का मतलब है पश्चिम, चीन की ओर पश्चिम की ओर जो दिखने वाला इलाका है वो भारत का इलाका है। जर्नी टुवर्ड्स वेस्ट उसी को कहते हैं। तो इस पुस्तक में भारत के बारे में काफ़ी विस्तार से चर्चा की गई है कि भारत कैसा दिखता होगा, भारत में क्या था, क्या परंपराएं रही थी। तो जर्नी टुवर्ड्स वेस्ट के जरिए चीन के लोगों में भारत के प्रति अगाध श्रद्धा पैदा करने में मदद की। तो यही वजह है कि चीन के लोगों के बीच भारत एक स्वर्ग के तौर पर देखा जाता रहा है प्राचीन काल से। हालांकि आधुनिक काल में भारत और चीन के बीच रिश्ते जिस तरह से प्रभावित हुए, भारत के और चीन के प्राचीन रिश्तों के इतिहास को जिस तरह मिटाने की कोशिश की गई, उससे आज के जो चीनी युवा वर्ग है वह उससे अवगत नहीं है। लेकिन प्राचीन चीन में और प्राचीन भारत में जो संबंध रहे हैं उसके बारे में चीन के लोग आज भी जानते हैं कि भारत एक स्वर्ग की तरह क्यों देखा जाता था। जी, आपने अपनी इस किताब में जिक्र भी किया है कि किस तरह से जो हेनसांग है या चीनी यात्रियों ने हजारों मील दूर दुर्गम बर्फीली पहाड़ियों को पार करते हुए भारत के नालंदा विश्वविद्यालय में और बहुत सारे ज्ञान के केंद्रों में रहे वो, और वहां से ज्ञान के भंडार को सहेजा और उसको वो अपने देश ले गए। और जिस तरह आपने बताया कि हेनसांग और फाहियान के जरिए वो भारत को जानते थे, और इसके अलावा आपने जर्नी टुवर्ड वेस्ट की बात की, जो चीनी की यात्राएं की चीनी नागरिकों ने, जो वहाँ के लोग भारत आए और
ये किताब लिखी गई और उसके जरिए ही भारत को जाना और इससे उनमें भारत के प्रति चीन के लोगों में बहुत श्रद्धा पैदा हुई। तो कई ऐसी बातों का आपने अपनी किताब में जिक्र भी किया है कि किस तरह से जो चीन के लोग हैं वो चीन से पश्चिम यानी भारत की ओर देखने वाली सभ्यता को स्वर्ग के तौर पर देखते रहे। लेकिन अगर हम बात करें कि चीन में जब आप रहते थे 80 के दशक में, तब चीन के लोग जब आप वहाँ निकलते थे सड़कों पर अपने परिवार के साथ, तो बहुत कम हिंदुस्तानी दिखाई वहाँ पड़ते थे। तो जब चीनी लोग जब इंडियंस को देखते थे तो उनका क्या रिएक्शन होता था, क्या व्यवहार होता था, और तब के और अब के नजरिए में क्या फर्क आप देखते हैं? देखिए, चीनियों के बीच भारत एक बहुत बड़ा कौतूहल का विषय था। जी। प्राचीन काल से भारत और चीन के बीच जो रिश्ते रहे हैं उसके बारे में आम चीनी लोग जानते थे, लेकिन हाल के सालों में जिस तरह से संपर्क भारत और चीन के बीच टूट गया, वो जो कड़ी थी वो टूट गई। तो वो जरूर उसकी वजह से जो आज के चीन के जो युवा वर्ग हैं उन्हें भारत के बारे में जानकारी कम मिलती है। लेकिन आधुनिक भारत के बारे में जो जानकारियां भारतीय फिल्मों ने चीनियों को दी है, उससे भारत के प्रति काफ़ी लगाव पैदा हुआ है चीनियों के बीच। भारत और भारत के बारे में, भारत की संस्कृति के बारे में, आधुनिक भारत के बारे में भारतीय फिल्मों से जो ज्ञान हासिल हुआ उससे भी चीनियों में काफ़ी भारत को लेकर के लगाव पैदा किया। देखिए, 80 के दशक में जब चीन के शासक थे तंग शाओपिंग, उन्होंने चीन के द्वार दुनिया के लिए खोले, तो भारत के लिए भी तो अपने द्वार खोल दिए। भारत और पश्चिमी देशों से जो संस्कृति की हवा पश्चिम चीन के अंदर आने दी गई, तो उससे चीनियों के बीच एक नई जागरूकता पैदा हुई भारत के बारे में लेकर के, और भारत और भारतीयों को देख करके उन काफ़ी कौतूहल पैदा होती थी चीनियों के बीच में। जी, साथ में आपने ये भी अपनी किताब में जिक्र किया है, जो किताब आपने चीन पर लिखी है, कई पहलुओं को वो बताती है चीन से जुड़े। इसका हम लगातार अपने अगले एपिसोड्स में भी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ हम अगर बात करें भारतीय फिल्मों की, तो ये आपने लिखा कि उनको भारतीय कलाकारों के नाम याद थे, मुँह ज़बानी भारत की फिल्में वहाँ देखी जाती थी। वहाँ के बारे में ये भी कहा जाता है डिस्को डांस भी वो लोग करने लगे थे। मतलब जिस 80 के दशक की आप बात कर रहे हैं, फिर माओ सूट को हटा दिया गया था। वहाँ पर टेलर्स नहीं मिल रहे थे जो कि वेस्टर्न सूट सिल सके, वेस्टर्न कोट पैंट सिल सकें। तो कई बदलाव उस दौर में आए और भारत की फिल्मों के जरिए लोग जो हैं चीन के लोग भारत को जानते थे या समझते थे या जानने की कोशिश करते थे और पसंद भी करते। रंजीत जी, देखिए, माओ के शासनकाल में पश्चिमी सभ्यता को पूरी तरह नकार दिया गया था। पश्चिमी सभ्यता को बुर्जुआ संस्कृति के तौर पर माना जाता था। तो माओ के शासनकाल में पश्चिम के प्रतीक के तौर पर जो भी चीज़ें थी उन सबको माओ के शासनकाल में नकार दिया गया। माओ के शासनकाल में चीनियों को पश्चिमी वेशभूषा पहनने से रोका गया, पश्चिमी भाषा सीखने से रोका गया, पश्चिमी रहन सहन की शैली अपनाने से रोका गया। लेकिन तंग शाओपिंग 80 के दशक में जब चीन के शासक बने, उन्होंने चीन के द्वार जब दुनिया के लिए खोले, तो सबसे पहले विदेशी फिल्मों को चीन में दिखाने की अनुमति दी गई, ताकि फिल्मों के जरिए वो विदेशी संस्कृति से अवगत हो सकें और एक प्रेरणा पा सकें कि विदेशी पश्चिमी मुल्कों में किस तरह से प्रगति हासिल की गई है, पश्चिमी मुल्कों से प्रेरणा लेकर के चीन का किस तरह विकास किया जा सकता है। तंग शाओपिंग ने चीनियों को यह बताने की कोशिश की और इसी के तहत पश्चिमी संस्कृति को पूरी तरह चीन के अंदर आने का मौका प्रदान किया। चीन में पश्चिमी लिबास पहनने की अनुमति दी गई, पश्चिमी पैंट सूट टाई पहनने की अनुमति दी गई और एक तरह से एक आंदोलन की तरह चल पड़ा। अभी आपने डिस्को डांस की बात की, तो चीनियों को प्रेरित किया गया कि वो डिस्को डांस भी सीखें। डिस्को डांस के जरिए चीनियों को यह प्रेरणा दी गई कि वो आपस में मेलजोल करें। देखिए, चीन का समाज उस दौर में इतना बंद हो चुका था, चीनी युवक एक दूसरे से बातचीत नहीं करते थे, एक दूसरे से संवाद नहीं करते थे, कार्यालयों में काम करके सीधे घर चले जाते थे और एक दूसरे के यहाँ आना जाना नहीं होता था जी। ताकि कम्युनिस्ट शासन का जिस तरह से
चीनी युवा पर एक दबदबा स्थापित हो चुका था। तंग सियाओपिंग ने उसे तोड़ने की कोशिश की, जो एक समरसता, जो बोरियत चीनी समाज में माओ के शासनकाल ने पैदा कर दी थी। तंग सियाओपिंग ने उसे तोड़ने की कोशिश की और चीनी युवाओं को आपस में मेलजोल करने के लिए, लड़के लड़कियों को आपस में मेलजोल करने के लिए प्रेरणा प्रदान की, और ताकि चीनी समाज में एक तरह से आपसी तालमेल, आपसी मेलजोल बढ़े और लोग एक दूसरे को समझें। जी। साथ ही आपने ये किताब जो है ड्रैगन ने हाथी को क्यों डसा, इस किताब में जो आपने भारत और चीन के रिश्तों की कहानी बयां की है, इसमें आपने ये भी जिक्र किया है कि मध्य साम्राज्य, मिडिल किंगडम की जो चीन की परिकल्पना है, जो उसकी कॉन्सेप्ट है, जो उसकी सोच है, जो उसकी आकांक्षा है, वो लंबे समय से चली आ रही है। तो ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट, और किस तरह से चीन इसको अमली जामा पहनाने की आकांक्षा रखता है? देखिए, ये जो मिडिल किंगडम की अवधारणा है, मिडिल साम्राज्य की जो परिकल्पना है, ये चीन में 2000 साल से अधिक पहले की रही है। चीन में 2000 साल पहले एक इतिहासकार थे, चुमाचेन, जिन्होंने शायद दुनिया की पहली इतिहास पुस्तक रिकॉर्ड्स ऑफ द हिस्टोरियन लिखी, और उसमें चीन के इतिहास के बारे में लिखा और चीन के भूगोल और उसके सारे इलाके के बारे में जानकारी दी। चीन किस तरह से पूरी पृथ्वी पर राज करता होगा, ये एक परिकल्पना चीनियों के मन में थी। इतिहासकार चुमाचेन ने बताया है कि तब चीन एक मिडिल किंगडम के तौर पर जाना जाता था, और उस मिडिल किंगडम की परिकल्पना तब से आज तक चीनियों में लोकप्रिय है। देखिए, मिडिल किंगडम का चीनियों के बीच यह मानना है, मिडिल किंगडम को लेकर के, कि पूरी पृथ्वी के बीचों बीच एक ऐसा देश है जो मिडिल किंगडम के तौर पर जाना जाता है, मध्य साम्राज्य के तौर पर जाना जाता है। चीनी भाषा में इसे चुंगको कहते हैं, यानी मिडिल किंगडम। यानी मिडिल किंगडम का अर्थ है कि पृथ्वी के मध्य में स्थित एक ऐसा साम्राज्य जो पूरी पृथ्वी पर राज कर रहा हो, जिसका पूरी पृथ्वी पर प्रभाव हो। यह वही मिडिल किंगडम की परिकल्पना आज भी चीनियों में चली आ रही है, क्योंकि चीन का जो आधिकारिक नाम है वो मिडिल किंगडम का ही नाम है। मिडिल किंगडम को चीन भाषा में चुंगको कहते हैं, यानी चीन को चीनी लोग चीनी भाषा में चुंगको के तौर पर जानते हैं, चीन के तौर पर नहीं जानते हैं, उन्हें चुंगको कहा जाता है। तो चुंगको की परिकल्पना चीनियों के मन में बैठ गई है, और वही उसी मानसिकता के अनुरूप चीनी लोग अपने देश के समर नीति को चलाने की कोशिश करते हैं। जी, तो चीन के बारे में तो अंत में मैं आपसे बस यही जिक्र करना चाहूंगी कि चीन के जितने भी कारनामे होते हैं वो पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय होते हैं। चाहे वो अपने पड़ोसी देशों को आंखें दिखाने की बात करता हो, चाहे उनकी जो टेरिटरी है उस पर उसकी सीमा को लांघता हो, चाहे वो उसकी जो भी एक्टिविटीज होती हैं, चाहे साउथ चाइना सी की बात करें या और भी टेरिटरीज की बात करें, चाहे हिमालय की बात करें, पहाड़ियों पर वो जिस तरह भारत है या आसपास के जितने भी पड़ोसी देश हैं या वेस्टर्न कंट्रीज भी हैं या अमेरिका से ज़्यादा आगे बढ़ के खुद को ताकतवर साबित करना चाहता है, तो वो इसी स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा है कि वो अपने आप को एक दुनिया का सबसे ताकतवर देश साबित करे। तो ऐसे में जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी है उसके बारे में जिस तरह हमने जिक्र किया कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, उसका चीन का मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है। तो ऐसे में किस दिशा की ओर चीन बढ़ रहा है और हमें किस तरह से चीन को समझना चाहिए? जैसे आपने लंबा समय बिताया चीन में, तो आपने समझा तब के समय और अब के समय में चीन की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, जो उसके रिलेशन है दूसरी कंट्रीज के साथ, उसमें बहुत बदलाव आया है। तो जाहिर तौर पर इस कॉन्वर्सेशन के जरिए भी हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि चीन है क्या, क्योंकि बहुत ही कम जानकारी जो है दुनिया तक पहुंच पाती है चीन के बारे में, उतनी ही पहुंच पाती है जितनी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना पहुंचाना चाहती है, देना चाहती है। तो ऐसे में जी हाँ, देखिए, प्राचीन काल से चीन के शासकों में अपने भौगोलिक इलाके के विस्तार करने की एक रणनीति रही है, एक मानसिकता रही है। चीन के शासक अपने इलाके का लगातार विस्तार करते आ रहे हैं। तो ये जो विस्तारवाद की चीन में एक परंपरा चली आ रही है वो आज तक मौजूद है। देखिए, जो चीन के
इलाके हैं, तिब्बत, सिंचियांग और इनर मंगोलिया का इलाका है, बहुत चीन के आधे से अधिक हिस्से वाले इलाके होते हैं। तो इन सभी तीनों इलाकों का चीन में किस तरह से विलय किया गया, ये चीन की विस्तारवाद की कहानी है। चीन ने अपने भौगोलिक इलाके के विस्तार के लिए 17वीं और 18वीं सदी में इन इलाकों पर कब्जा किया। इन इलाकों पर पहले सांस्कृतिक संबंध स्थापित करके, फिर राजनीतिक संबंध स्थापित करके इन इलाकों को अपने प्रभुत्व में कर लिया। तो चीन की यह जो रणनीति रही है इलाकों पर कब्जा करने की, वो आज तक मौजूद है, आज तक चली आ रही है। आज भी चीन ने दक्षिण चीन सागर के इलाके में कृत्रिम द्वीपों को बना करके जो रणनीति अपनाई है, उसके जरिए जो अपने सागरीय इलाके का विस्तार करने की रणनीति अपनाई है। और जो तटीय देश हैं दक्षिण चीन सागर के, उन पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए जिस तरह से रणनीति अपनाई है, वो चीन के विस्तारवाद की एक प्राचीन सोच के अनुरूप ही है। और यही वजह है कि चीन ने जो भारत से लगे इलाके हैं, लद्दाख के इलाके हैं, उन पर अपना दावा किया है, अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा किया है। देखिए, एक चीन में एक बड़ी मानसिकता, एक ऐसी मानसिकता है जो सारी दुनिया के लोगों को चिंतित कर सकती है। चीन में यह माना जाता है कि जो तिब्बत का इलाका है, वो तिब्बत जो है वो चीन की एक हथेली की तरह है। और हथेली में जैसे 5 उंगलियां होती हैं, उसी तरह तिब्बत की 5 उंगलियां हैं। जो नेपाल है, भूटान, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, ये चीन की हथेली यानी तिब्बत की 5 उंगलियों की तरह है, जो स्वाभाविक तौर पर तिब्बत के इलाके माने जाएंगे। और तिब्बत चूंकि चीन का इलाका है, तो ये चीन के ये सारी 5 उंगलियों वाले जो इलाके हैं वो चीन के माने जाएंगे। तो चीन इस तरह से अपने इलाके को देखता है कि जहाँ तक उसका सांस्कृतिक प्रभाव रहा है, जहाँ तक उसका राजनीतिक प्रभाव बन चुका है, वे सभी इलाके अब चीन के होने चाहिए। और इसी नज़रिए से चीन की समर नीति काम करती है। चीन अपने पड़ोसी देशों के साथ जिस तरह से रिश्ते बना करके, जिस तरह से उन पर आर्थिक और राजनीतिक दबदबा स्थापित करके उन पर कब्जा स्थापित करने की रणनीति चल रहा है, वो चीन की विस्तारवाद की बहुत प्राचीन मानसिकता के अनुरूप है। देखिए कि इसकी एक मिसाल है, अभी श्रीलंका में जिस तरह से बंदरगाहों पर अधिकार जमा करके चीन के लोग वहाँ पर रहने लगे हैं। चीन ने वहाँ पर एक बड़ा पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट बनाया है, एक बहुत बड़ा शहर चीन बनाने जा रहा है वहाँ पर। और इस पूरे शहर पर चीन का कब्जा होगा, चीन के लोग वहाँ रहेंगे, वहाँ उस इलाके में श्रीलंका के लोग भी नहीं जा सकेंगे। तो धीरे धीरे चीन की जो यह विस्तारवादी रणनीति है, वो भारत के पड़ोस तक किस तरह से फैलती जा रही है, वह एक मिसाल के तौर पर है कि चीन अपने विस्तारवाद को किस तरह से लागू कर रहा है। तो यही एक मानसिकता चीन की है जो सारी दुनिया को चिंतित करती है, भारत को भी चिंतित कर रही है। जी, चीन की जो मानसिकता है, जो उसकी विस्तारवादी महत्वाकांक्षा है, वो पूरी दुनिया को चिंतित करती है, उसके पड़ोसी देशों को चिंतित करती है। और चीन जाहिर तौर पर जो भी उसके चीन के कारनामे होते हैं वो दुनिया के लिए चिंता का विषय होते हैं। और ये तो कहा ही जाता है कि चीन पहले विश्वास जीतता है, फिर विश्वासघात करता है, और उसकी चालबाजियों से पूरी दुनिया वाकिफ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत जी, हमसे बातचीत करने के लिए, चीन से जुड़े कई पहलुओं को हमें समझाने के लिए, अपने अनुभवों को चीन में जब आप रहे उनको हमसे साझा करने के लिए। और हम जाहिर तौर पर जो भी हमारे लिसनर्स हैं जो इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे, उनको चीन के बारे में जानने में काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होंगी। इस चीन के कई पहलुओं पर हम अगले एपिसोड्स में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। धन्यवाद। शुक्रिया पूर्णिमा जी।